तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान ने उन सब लोगों को एक डोमेन के अंदर बंद कर दिया था, जिसके बाद वो लोग वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं मगर कोई भी फायदा नहीं होता। और फिर फेंग किंगशी एक एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी को सिग्नल भेजती है और काफी देर गुजर जाने के बाद फिर वो लोग कहते हैं कि इतनी देर हो गई है और मिस्टर हुआ अभी तक यहाँ पे नहीं आए। तो मास्टर युआन जियांगकोंग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि साउथ सी के कल्टीवेटर सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं, वो अपने मतलब के लिए ही एक दूसरे की मदद करते हैं। और हम लोग मिस्टर हुआ ज़ेन को भी देखते हैं, वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है और उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए वो उनके पास जैसे ही पहुँचता है तो फेंग किंग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और हुआ ज़ेन उन लोगों के ऊपर से वो डोमेन खत्म कर देता है। और शाओशी अपने फादर से कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर जाएं, हम आपको बचा लेंगे। दूसरी तरफ हमें लोंग शुआन की उसी बोट को दिखाया जाता है। वो लोग उस डेथ आइलैंड से बहुत ही ज्यादा दूर निकल आए थे मगर अब उन लोगों के सामने एक और आइलैंड था। उस जगह को देखकर फेंग शाओलिन कहती है कि क्या ये वाकई में वांगुई हाइशी है? तो लोंग शुआन कहती है कि नहीं, इसे स्काई लाइन कहते हैं। वांगुई हाइशी यहाँ से और भी ज्यादा आगे है, हम लोग तो सिर्फ अभी उसकी एंट्रेंस तक पहुँचे हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें शाओशी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि फादर आपको कुछ भी नहीं होगा, आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर जाएं। और फिर दूसरी तरफ हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है। वो लोग उस बोट के बाहरी हिस्से में बैठे हुए होते हैं और फेंग किंग भी गुस्से में चिल्लाते हुए शाओशी से कहती है कि तुम रोना बंद करो और थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ ताकि मिस्टर हुआ तुम्हारे फादर को ट्रीट कर सकें। और मिस्टर हुआ भी खांसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे फादर का इलाज कर सकूं। ये कहने के बाद शाओशी बाहर चला जाता है तो दूसरी तरफ उसका फादर होश में आ जाता है और वो मिस्टर हुआ से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाइफ बचा ली है, पर लगता है कि शायद मैं बहुत लंबे टाइम तक कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। और मिस्टर हुआ उसे बताता है कि आपकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप शायद लाइफ में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या फ्यूचर में मेरे कल्टीवेशन के कोई भी चांसेस नहीं है? तो मिस्टर हुआ कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपके लिए तो ये सारी सिचुएशन एक मौत से भी ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन होगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता हूँ, जिससे आपको ये तकलीफ कभी भी महसूस नहीं होगी। ये कहने के बाद अचानक से ही वो उसके हाथों के अंदर एनर्जी जैसे ही ट्रांसफर करता है तो आइसलैंड ओनर चिल्लाने की कोशिश करता है मगर मिस्टर हुआ ज़ेन उसका मुंह बंद कर देता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पे ही मर जाता है। जिसके बाद मिस्टर हुआ खुद ही बाहर आ जाता है और आकर एक उदास सा चेहरा बनाकर उन लोगों से कहता है कि माफ करना, मैं इसे नहीं बचा पाया। ये सुनते ही शाओशी फौरन से भागते हुए अपने फादर के पास जाता है और वहाँ पे जाकर रोना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ फेंग किंग भी मिस्टर हुआ के साथ चली जाती है और ये नांटियान जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ मास्टर युआन जियांगकोंग उसे रोकता है और कहता है कि उसे अकेले टाइम गुजारने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग किंग भी मिस्टर हुआ के साथ एक किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें उस आइसलैंड से बाहर निकाला। आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर मिस्टर हुआ कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस पर किंग भी कहती है कि आप बस नाम लीजिए, जो काम आप कहेंगे मैं वो कर दूंगी। ये सुनकर मिस्टर हुआ कहता है कि आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। आप एक काम कीजिए, आप अपने सेक्ट के मास्टर से मुझे मिलवा दीजिए, मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप बस वहाँ पर जाएं और उनके सामने मेरी कोई रिक्वेस्ट कर दें। ये सुनकर फेंग किंग भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसे पता था कि मास्टर हुओ टियांडू बहुत ज्यादा गुस्से वाला है मगर वो उसको ना कहने के बजाय हाँ कह देती है और कहती है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, मैं आपको मास्टर हुओ टियांडू से जरूर मिलवाऊंगी। फिलहाल तो हमें वहाँ पे पहुँचने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर हुआ कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर हमें फेंग हान और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वानगुई हाइशी सिटी में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर हर कोई बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है, हर तरफ लोग ही लोग होते हैं और बहुत ही ज्यादा चहल पहल हो रही होती है। जिस पर फेंग हान और फेंग शाओलिन दोनों काफी सरप्राइज होते हैं कि इस जगह पर तो इतनी ज्यादा रौनक है। वहाँ पे कोई बंदा कोई चीज खरीद रहा था तो कोई बंदा कोई चीज बेच रहा था। यहाँ पर एक बंदा एक कैंडी भी बेच रहा था जो कि फेंग शाओलिन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो कैंडी खरीदना चाहती थी मगर फेंग हान उसे
मना कर देता है। ये सुनकर उस कैंडी वाले को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग इन पैसों से कैंडीज नहीं खरीद सकते तो फिर ऐसे पैसों को आग लगा दो। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लोगों ने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था और वो लोग इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि शायद कोई आएगा और उन्हें खरीद कर ले जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ लोगों की लेन देन का काम नहीं होता बल्कि यहाँ पर ट्रेजर्स की भी डील की जाती है। यूँ समझ लो कि ये ट्रेजर्स की एक ब्लैक मार्केट है। फेंग हान उसकी बातें सुनता है तो वो कहता है कि यहाँ पे इस जगह के रूल्स को चेंज करने की जरूरत है। ये लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो लोंगशुआन उन लोगों को लेकर सीधा एक पैलेस की तरफ आ जाती है और कहती है कि यही वो जगह है जहाँ हमें आना है। उस पैलेस के अंदर हमें उसी डीमन को दिखाया जाता है जो कि हमने फेंग किंगशी के साथ देखा था। वो डीमन अपने एक दूसरे साथी से कहता है कि क्या साउथ सी में कोई हलचल हो रही है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सुनते ही वो दूसरा वाला कहता है कि क्या तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें तो खुद मुझसे ज्यादा मालूम होगा और वैसे भी तुमने उन 40 चोरों में से 3 को तो मार दिया है और मुझे लगता है कि शायद अब मेरा नंबर 37वां होगा। इतने में अचानक उसका सर्वेंट अंदर आने लगता है तो वो डीमन उससे कहता है कि बाहर चले जाओ, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ। मगर वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और फौरन से अंदर चला आता है और अपने मास्टर के कान में कोई जरूरी बात बताता है, जिस पर वो मास्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, उसे कोई रिवॉर्ड दे दो। वो अपने उसी दोस्त को बताता है कि सुनने में आया है कि आइसलैंड ओनर को किसी ने जान से मार दिया है और वो बंदा यहाँ पर रिवॉर्ड लेने के लिए आया है। ये सुनते ही वो डीमन फौरन से खड़ा हो जाता है और बाहर जाकर उस बंदे को देखता है तो फेंग हान फेंग शाओलिन के साथ बाहर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो बंदा बिल्कुल हैरान सा रह जाता है क्योंकि फेंग हान उसे जाना पहचाना लग रहा था। ये वही डीमन है जिसने फेंग हान को गोल्डन बॉडी टेक्निक सिखाई थी। मगर वो ओल्ड डीमन जब फेंग शाओलिन की तरफ देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। वो कहता है कि क्या ये वाकई में सच है या फिर कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर वही जोकर के फेस वाला डीमन उन लोगों के सामने आता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ 2 हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग डेथ आइसलैंड के ओनर को मार सकते हो? अगर तुम लोग मेरे साथ कोई चालाकी कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। तो फिर फेंग हान कहता है कि क्या तुम्हारा मास्टर वो नहीं आ रहा? तो वो डीमन फेंग हान से कहता है कि माफ करना, वो एक जरूरी मीटिंग में है तो वो खुद नहीं आ सकते और फिलहाल मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि ये रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर है। पर हाँ, अगर तुम इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कोई और ट्रेजर देना पड़ेगा। और लोंगशुआन ऊपर उस डीमन की तरफ देखती है और इस तरफ वो डीमन फेंग हान से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कोई डील करनी है तो तुम्हें अपनी ये गोल्डन सोर्ड मुझे देनी होगी। तो फेंग शाओलिन कहती है कि अच्छा, क्या इस सोर्ड का तुम्हारे साथ कोई लेना देना है? मगर वो डीमन कहता है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो बंदा फेंग हान से कहता है कि तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम वुड रिलेटेड मैजिक स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? तो वो डीमन कहता है कि मेरे पास ये मैजिक वुड है, ये तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। अगर तुम इसके बदले में अपनी वो सोर्ड मुझे दे दो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मगर फेंग शाओलिन कहती है कि हमें ऐसे वुड पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें वो 7 जेलीफिशेस चाहिए जिसका तुम लोगों ने वादा किया था कि डेथ आइसलैंड ओनर को मारने वाले बंदे को 7 जेलीफिशेस दी जाएंगी। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो, मगर वो 7 जेलीफिशेस अभी तुम्हें देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फेंग हान अपनी वो सोर्ड जैसे ही बाहर निकालता है तो फेंग शाओलिन कहती है कि लगता है कि शायद तुम इस सोर्ड से वाकई बेजार हो चुके हो, पर खैर ये तुम्हारी सोर्ड है, तुम इसका जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो फेंग हान वो सोर्ड उस बंदे को दे देता है और उससे वो वुड पीस ले लेता है। ये देखकर फेंग शाओलिन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फेंग हान क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने एक वुड पीस को लेकर अपनी सोर्ड उसे दे दी। इसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रदर हुआन लोंग फेंग किंगवी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम एक बंदे को लेकर आई हो और चाहती हो कि तुम उसे वो ट्यांडू से मिलाओगी। मेरे ब्रदर के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो किसी भी एरे गेरे बंदे को टाइम दे। मगर ब्रदर हुआ ट्यांडू कहता है कि कोई बंदा साउथ चाइना सी से यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है कि वो जरूर किसी ना किसी खास काम से आया होगा। वो ब्रदर हुआन लोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद हम लोग साउथ चाइना सी में इस बंदे को अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ फेंग किंगवी हुआन जेन को ब्रदर
टियांडू के पास लेकर आ जाती है। और फिर फेंकिंग भी कहती है कि मास्टर, ये साउथ चाइना सी के मिस्टर हुआन जेन है, इन्होंने हमारे यूहाउ सेक्ट के डिसाइपल्स की जान बचाई है। ये सुनकर मास्टर टियांडू कहता है कि मिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे डिसाइपल की जान बचाई। मगर हुआन जेन कहता है कि मैं तो बस लकी था कि मैं इन लोगों के पास पहुंच गया। मगर इसमें सारा क्रेडिट आपकी इस डिसाइपल फेंकिंग वी को जाता है, जिसने मुझे सिग्नल भेजा और अपने पास बुला लिया। मगर फेंकिंग वी वो कहती है कि मास्टर, मिस्टर हुआ जेन बहुत ज्यादा बीमार हैं। मगर वो टियांडू गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही फेंकिंग वी कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं जा रही हूँ। तो फेंकिंग भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर हुआ कहता है कि मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। मैंने देखा है कि आप लोगों ने किसी क्लेमिटी क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आप और हम एक साथ मिल जाएं तो हम लोग साउथ चाइना सी पर अपना पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि आप साउथ चाइना सी के इंपीरियल सेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि डीमन और इमोर्टल्स की वार में इंपीरियल सेक्ट आपका साथ दे। इस काम के लिए मैं आप लोगों की काफी मदद कर सकता हूँ और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों के सीक्रेट्स के बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में कुछ लोगों की डेथ भी हुई है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि उनकी डेथ के रीजंस क्या हैं। ये बातें सुनकर मिस्टर हुआ टियांडू कहता है कि आप सच में बहुत ही लाजवाब हैं। तो मिस्टर हुआ जेन कहता है कि इसमें कमाल की कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वैसे भी मैं काफी दूर से आया हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई चीज लेकर आऊं। ये बुक मुझे 3 रियलम ट्रैवल करने के बाद मिली थी। ऐसी बुक दुनिया में सिर्फ एक ही है और ये बुक मैं आज आपको देना चाहता हूँ। तो ब्रदर हुआन लॉन्ग उससे वो बुक ले लेता है। जिसके बाद हुआ जेन कहता है कि अब मैं चलना चाहूंगा क्योंकि मुझे अब कहीं और भी जाना है। तो हुआ टियांडू कहता है कि ठीक है, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। ये कहकर हुआ जेन तो वहाँ से चला जाता है। मगर फिर हुआन लॉन्ग ब्रदर टियांडू से कहता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता चला कि हम लोग इंपीरियल सेक्ट के साथ अपना अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से ये बंदा हमारे लिए एक ऐसी बुक भी लेकर आया है जो आगे चलकर हमारे बहुत काम आ सकती है। तो हुआ टियांडू कहता है कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, ये पूरी तैयारी करके यहाँ पे आया है। मुझे लगता है कि शायद आगे चलकर भी हमारे बहुत काम आ सकता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।